नमस्ते बच्चों। तो आज से 10th क्लास का नया चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस 2 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, हम बुक में जो दिया है ना वो भी पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जो है, देखिए ये जो थियोरेटिकल पार्ट होता है ना वो हमें समझता नहीं, और इसीलिए नोटबुक में अपने नोट्स बना के चलना, ताकि ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ये जो बुक में दिया है, देखिए बुक में जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता। जब भी हम बुक पूरा का पूरा पढ़ता है तो पूरे दिमाग के ऊपर से चला जाता है, तो पॉइंट्स निकालने की आदत जो है वो आपको डालनी है। आपको एक बुक लेना है और उसमें पॉइंट्स निकालने, जैसे पॉइंट्स मैंने ऐसे निकाले, ये अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में भी आएगा और आपके याद में भी रहेगा। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो साल क्या है, ईयर क्या है, तो ये समझने के लिए आपको जो है वो बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सबसे पहले ये हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है। हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है? द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन कैरी टू अनदर जनरेशन, यानी एक जनरेशन से उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वो दूसरे जनरेशन में आते हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि अगर माँ बाप को बीपी की शिकायत है तो बहुत बार बच्चों को भी बीपी की शिकायत होती है। अगर किसी पिता या माँ बाप में अगर हाई बीपी है तो होता है कि उनके बच्चों को भी हाई बीपी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उसी के साथ अगर किसी के पिताजी के सर पे बाल नहीं है, ठीक है, तो बच्चों में भी उनकी उम्र में होते होते जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है तो उनके भी सर के बाल जो है वो चले जाते हैं। माँ बाप को अगर डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी डायबिटीज़ होने का खतरा जो है वो होता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो ट्रांसफर होते हैं। माँ बाप अगर बहुत हाइटेड है तो बच्चे भी हो सकता है कि हाइटेड हो। माँ बाप अगर छोटे हैं, उनकी हाइट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है कि बच्चे जो है वो भी उनकी हाइट छोटी है। तो ये क्या है? एक कैरेक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और उसको ही हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मीनिंग समझ में आ गया? कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे कैरेक्टर में कैरी होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी डिपेंड किस पे होती है? तो अभी हमें पता है कि डीएनए है, वो सारी चीज़ें हैं, जीन है, तो ये जीन के थ्रू जो है वो जाते हैं। जीन क्या है? जीन क्या है? देखिए हर एक के बॉडी जो बनी वो सेल से बनी होती है। सेल से अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और उसके अंदर होता है जीन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब मैं बुक में पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो हुआ क्या, देखिए सबसे पहले ये जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, जेनेटिक यानी जो जीन्स वगैरह का जो साइंस है, डीएनए का जो साइंस है, उसके जो पायोनियर है वो जॉन मेंडल को माना जाता है। उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की 1886 में। उसके बाद रिसर्च और आगे बढ़ी और 1901 में ह्यूगो डी वेरिस नाम के आए, उन्होंने म्यूटेशन का कंसेप्ट रखा। म्यूटेशन यानी सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, यानी म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसमें अगर हम चेंजेस करते हैं तो उसको बोला जाता है म्यूटेशन। तो इन्होंने म्यूटेशन के बारे में जो है वो कुछ सलाह दी। उसके बाद 1902 में वॉल्टन एंड सुटॉन आए। इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम जो है वो आइडेंटिफाई किया। उन्होंने पता लगाया कि एक क्रोमोसोम की पेयर जो है वो ग्रास हॉपर के सेल में उनको जो है वो मिल गई। तो देखिए धीरे धीरे जो है वो प्रगति होती गई, यानी सबसे पहले इन्होंने जो है वो मॉडर्न जेनेटिक्स, फिर म्यूटेशन, फिर क्रोमोसोम को ढूंढा गया कि ग्रास हॉपर के सेल में वॉल्टन एंड सुटॉन ने जो है वो क्रोमोसोम होता है भाई न्यूक्लियस के अंदर, वो ढूंढा ग्रास हॉपर के सेल में। उसके बाद 1944 में ऑस्टवाल्ड ओरी एंड कोलिन मैक्लिओड, इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है ये मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। तब तक तो पता ही नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी जो मेन मटेरियल है जिसकी वजह से एक से दूसरे इसमें जो है वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वो मेन मटेरियल डीएनए है। एक्सेप्ट वायरस, सिर्फ वायरस में ऐसा नहीं होता, बाकी सारे इसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये इन्होंने बोला। उसके बाद 1961 में क्या हुआ? फ्रांसिस्को जैकब जैक एंड मोनॉट, इन्होंने कहा कि जो बैक्टीरियल सेल है विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस, इन्होंने बैक्टीरियल सेल के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस प्रपोज। देखिए विद द हेल्प ऑफ डीएनए की मदद से बैक्टीरिया का सेल लिया और डीएनए की मदद से प्रोटीन सिंथेसिस बनाने का एक मॉडल जो है वो बनाया, और उसको जेनेटिक कोड उसके बारे में पता चला, और जेनेटिक कोड जो है वो डीएनए में हिडन होता है ये हमें पता चला, और उसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पता चला। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? डीएनए में जो है वो कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है, यानी एक बैक्टीरियल सेल का मान के चलो कि डीएनए निकाल लिया, उसमें जो है वो दूसरे किसी का वेक्टर को अटैच किया गया
और ये अटैच किया हुआ दूसरे किसी में ट्रांसफर किया गया तो उसको जो है वो फायदा होता है। हमने देखा है कि जो आजकल प्लांट की स्पीसीज आती है बीटी कॉटन, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो जिंदा नहीं रह पाते, तो रोग नहीं फैलता, प्लांट भी अच्छा ग्रो होता है। तो ये सारा कुछ जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से जो है वो संभव हुआ। तो ये चीज़ें जो है धीरे 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 ऐसी प्रोग्रेस होती गई। अब मैं बुक पढ़ता हूँ ताकि और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो भी मैंने पढ़ाया, क्योंकि जब मैं पहले कंसेप्ट समझा के देता हूँ फिर हम बुक में पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। अब देखिए हेरिडिटी क्या होता है। यू नो दैट द हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बायोलॉजिकल कैरेक्टर रहने, देखिए किसी का स्वभाव भी ट्रांसफर होता है, पर जो मेन कैरेक्टर होते हैं बायोलॉजिकल, यानी हाइट हो गई, स्मार्टनेस हो गया, ये जो कैरेक्टर है, अगर किसी के सर पे, पिताजी के सर पे बाल नहीं है तो ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो होते हैं। तो ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वाया जीन्स। जीन कहाँ पे होता है? जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर जो है वो जीन पाया जाता है। जॉन गिग्रोर मेंडल इज अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो इनको मॉडर्न जेनेटिक्स का पायोनियर बोला जाता है। अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1886, इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ हिज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी। तो उनको जो है वो हेरिडिटी के बारे में समझने के लिए बहुत लंबा समय लगा मेंडल को 1886 में, ठीक है। यानी जो हेरिडिटी होती है जो उसके बारे में समझने के लिए इनको बहुत समय लगा और इन्होंने इसके बारे में जो है वो रिसर्च की। उसके बाद 1901 में रिसर्च बिहाइंड द सडन चेंजेस वेयर अंडरस्टैंड ड्यू टू द म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशनल थ्योरी यानी सडन हेरिटेबल चेंजेस, जेनेटिक मटेरियल में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको म्यूटेशन बोला जाता है। तो उसके बाद 1901 में रीजन बिहाइंड सडन चेंजेस वेयर अंडरस्टैंड, तो म्यूटेशन क्यों होता है इसके बारे में जो रीजंस थे वो समझने की कोशिश की ह्यूगो डी वेरिस ने, कि म्यूटेशन क्यों होता है। देखिए म्यूटेशन अलग अलग प्रकार से हो सकता है, रेडिएशन से भी म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस हो गए और उसको म्यूटेशन बोला जाता है। तो अलग अलग प्रकार के, कोई केमिकल है उसके वजह से भी आपके डीएनए में जो है म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 1902 में वॉल्टर एंड सूटन आए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया 1902 में कौन आया? वॉल्टर एंड सूटन। इनको क्या दिखा? ऑब्जर्व दी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रासहॉपर। फिर क्रोमोसोम का पता चला, ग्रासहॉपर में इनको जो है वो क्रोमोसोम दिखा। अंटिल देन इट वाज नॉट नोन एनीवन, उसके पहले किसी को भी क्रोमोसोम के बारे में पता नहीं चला। यानी 1902 में पहली बार ग्रासहॉपर के अंदर इन्होंने क्रोमोसोम देखा वॉल्टर एंड सूटन ने, ठीक है। Until then it was not known anyone. Research started in the direction of finding the nature of genetic material, और फिर उसका नेचर क्या है जेनेटिक मटेरियल का वो ढूंढने के लिए रिसर्च जो है वो आगे चली। When it was proved the gene are carry via chromosome, उसके बाद पता चला कि जीन जो कैरी होते हैं वो क्रोमोसोम के थ्रू कैरी होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? क्रोमोसोम के अंदर जो है वो जीन है, तो जीन क्रोमोसोम के थ्रू जो है वो कैरी होते हैं एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन, थ्रू विच 1944, अब 1944 आया। 1944 में क्या हुआ? ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ओसवाल्ड एवरी, ये मैकलॉन, मैककार्टी एंड कोलिन मैकलियॉड। कोलिन मैकलियॉड तो लिखा है, ओसवाल्ड ओरी भी लिखा है, एक बीच वाले जो थे मैकलॉन मैककार्टी, प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरस, इन्होंने क्या प्रूव किया कि एक वायरस को छोड़ के ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। और उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दी कि एक्सेप्ट वायरस को छोड़ के डीएनए जो है वो मेन जेनेटिक मटेरियल है। यानी जेनेटिक मटेरियल मेन कौन सा है? जो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है वो डीएनए, हम बोलते हैं ना डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के थ्रू जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी मेन जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ये सबसे पहले इन्होंने जो है वो बताया 1944 में। उसके बाद देखिए 1961 में फ्रेंच जेनेटिसिस्ट फ्रांसिस जैकब एंड जैक मैनॉट प्रपोज द मॉडल ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। अब देखिए इन्होंने क्या किया 1961 में, ये जो साइंटिस्ट थे बैक्टीरियल सेल का यूज करके विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस का एक मॉडल जो है वो प्रपोज किया, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस किया बैक्टीरियल सेल को यूज करके। देखिए इन्होंने क्या किया, एक मॉडल जो है वो बनाया, मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए मॉडल बनाया? प्रोटीन का सिंथेसिस किया,
विद द हेल्प ऑफ डीएनए, जो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए है उसका इस्तेमाल करके इन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस किया, यानी प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बनाने का एक मॉडल बनाया। समझ में आ गया? बैक्टीरिया सेल का यूज करके, उसके अंदर जो डीएनए है उसका यूज करके इन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस किया। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन डीएनए, और उसकी वजह से जो डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड होते हैं वो जो है वो समझने के लिए जो है वो मदद हुई। देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज विच हैज वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो जो है वो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी क्या होता है? मान के चलो कि बैक्टीरिया के सेल में जो है वो डीएनए लिया, ठीक है, और एक वेक्टर लिया। ये वेक्टर में जो है ये डीएनए फिक्स किया और इसको जो है वो दूसरे किसी प्लांट में, किसी दूसरे चीज़ में जो है वो ट्रांसफ़र किया। तो अगर ये जो है बैक्टीरिया सेल, इसमें जो अगर कोई प्रोटीन सिंथेसिस बनता है, एक प्लांट पे एक इंसेक्ट आता है जो प्लांट को खराब कर देता है, तो ये बैक्टीरिया के, मान के चलो कि ये जो प्रोटीन है इसके अंदर, ये बैक्टीरिया के उस इंसेक्ट के अंदर अगर चला जाता है तो इंसेक्ट मर जाता है। तो इसके अंदर का डीएनए लिया, एक वेक्टर लिया और ये इस प्लांट के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा? ये प्रोटीन अगर इसके प्लांट के अंदर है तो जो इंसेक्ट आएगा इसको खाने के लिए, तो ये प्रोटीन की वजह से ये इंसेक्ट यहाँ पे जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाता है। यानी एक किसी का डीएनए का यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस बना के वेक्टर में डाल के उसको दूसरे किसी चीज में डालना, उसको रिकॉम्बिनेंट बनाया जाता है। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियर में जो है वो रिसर्च हुई और फायदा भी हुआ। देखिए, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर। तो देखिए, अलग अलग प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल, डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है, प्रिवेंशन की जाता है हेरिडिटी डिसऑर्डर में। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटी, जो हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच इज माइक्रोब्स आर यूज। तो अलग अलग प्रकार की जो प्लांट की प्रजाति आज निर्माण की, पहले सिर्फ कॉटन का प्लांट रहता था, अभी बीटी कॉटन हो गया, यानी उसमें जो है वो टेक्नोलॉजी डाली गई, उसमें जीन डीएनए अलग अलग प्रकार के डाले गए और उसको और मॉडिफाइड किया गया, ज़्यादा जो है वो हमें जो है वो प्रोडक्शन देगा। पहले के ज़माने में जो लोग खेती करते थे तो उसमें उन लोगों को 1 एकड़ में 1 क्विंटल होता था, अभी 1 एकड़ में 10 क्विंटल का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो सकी। अलग अलग प्रकार के एनिमल जो बनाए वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो एनिमल्स का बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आती है हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस में। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल है, ये पॉइंट्स लिख लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से जब भी पढ़ोगे तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और भी अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन्स के बारे में तो अलग अलग वीडियो देखना ताकि और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट इसमें हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस पर पहले भी एक दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया है, पर फिर से ये चैप्टर जो है वो इस चैनल पे मैं लेके आया हूँ। आपको अगर समझ में आया, अच्छा लगे, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल पे बच्चों नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।